अब मान लीजिए कि आप मुझे इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, A2 3 की लोकेशन मुझे फाइंड आउट करनी है और कॉलम मेजर ऑर्डर में मैं फॉलो करना कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखिए बेस एड्रेस मेरा यहाँ पर है 1000 प्लस, अब देखिए थर्ड कॉलम तक पहुंचने के लिए मुझे कितने कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो थर्ड कॉलम तक पहुंचने के लिए मुझे 3 माइनस कॉलम लोअर बाउंड है यहाँ पर 1, यानी थर्ड कॉलम तक पहुंचने के लिए मुझे 2 कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। थर्ड कॉलम तक पहुंचने के लिए मुझे 2 कॉलम को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट किया हुआ है, इससे पहले हमने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना, तो एनआर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, अब मैं थर्ड कॉलम की स्टार्टिंग में खड़ा हुआ हूं। अब थर्ड कॉलम में मुझे कितना अंदर जाना है, तो थर्ड कॉलम में मुझे आप ऐसा बोल सकते हैं 2 माइनस रो लोअर बाउंड है आपका 1, यानी इस वाले थर्ड कॉलम में मुझे 1 अंदर जाना है। तो 1 अंदर जाने के बाद मैं यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। 1 अंदर जाने के बाद मैं यहां पर आ जाऊंगा, तो यही तो हो जाएगा मेरा A23, ये एलिमेंट हो जाएगा मेरा A23। तो ये 1 मुझे अंदर आना पड़ेगा, तो ये 2 माइनस 1 मुझे ये इन्फॉर्मेशन देगा। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर इंटीजर मान लीजिए एरे है, तो एक एलिमेंट का साइज हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 1 7 इंटू 2 14, यानी 14 प्लस 1000, यानी आपका एड्रेस आ जाएगा 1014। तो ये आपका एड्रेस लोकेशन आ जाएगा 1014, ठीक है ना। तो A23 आपका हो जाएगा 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1014, या आप बोल सकते हैं 1014, तो आपका 70 एलिमेंट यहाँ पर पड़ा होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो 2D एरे में आपके वैलिड डिक्लेरेशन क्या क्या होंगे। एक मान लीजिए कि आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है A3 4, एक मान लीजिए आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है A3, एक मान लीजिए आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है A4, और एक मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर वैलिड डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा इन केस ऑफ कॉलम मेजर ऑर्डर। अगर आप कॉलम मेजर ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या वैलिड डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो देखिए ये वैलिड डिक्लेरेशन हो जाएगा। अब कॉलम मेजर ऑर्डर में आप जो कि कॉलम वाइज स्टोर करा रहे हैं, आप कॉलम वाइज इसको स्टोर करा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कॉलम में कितने एलिमेंट हैं। अब एक कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे ये आपको नंबर ऑफ रो से पता लगेगा, ये आपको नंबर ऑफ रो से पता लगेगा। तो एरे के केस में देखिए ये आपको रो इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको कॉलम इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कॉलम मेजर ऑर्डर में आपको ये पता होना चाहिए कि एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी नंबर ऑफ रो आपके यहाँ पर मैंडेटरी होंगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये इनवैलिड हो जाएगा और ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि इस केस में आपको ये तो पता है कि यहाँ पर 4 कॉलम होंगे, लेकिन एक कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे ये आपको नहीं पता है। तो आपको एक कॉलम में कितने एलिमेंट है ये नहीं पता है, तो आपको कहाँ पर स्टॉप करना है ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्बिग्युइटी क्रिएट हो सकती है, और यहाँ पर तो आपको कॉलम भी नहीं पता है, रो भी नहीं पता है। तो कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में आपके ये 2 वैलिड डिक्लेरेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप यूज कर रहे हैं रो मेजर ऑर्डर, तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं सी लैंग्वेज जो फॉलो करती है वो रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करती है, सी लैंग्वेज रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करती है। तो अगर आप रो वाइज स्टोर करा रहे हैं तो रो वाइज में आपको ये पता होना चाहिए कि एक रो में कितने एलिमेंट है। अब एक रो में आपके एलिमेंट होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, तो फिर इस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स आपके मैंडेटरी हो जाते हैं, तो फिर ये भी आपका वैलिड डिक्लेरेशन होता और आपका ये वाला भी आपका वैलिड डिक्लेरेशन होता। इसके अलावा अगर आप ये वाला यूज करते तो फिर ये उस केस में इनवैलिड हो जाता और ये वाला उस केस में इनवैलिड हो जाता। तो अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में आपके ये 2 डिक्लेरेशंस वैलिड होंगे और ये 2 इनवैलिड होंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करता है। लेकिन अगर कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो कॉलम मेजर ऑर्डर में ये 2 वैलिड होंगे लेकिन ये 2 इनवैलिड होंगे, क्योंकि कॉलम मेजर में आप कॉलम वाइज स्टोर करा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे। अब एक कॉलम में आपके नंबर ऑफ रो के इक्वल एलिमेंट होते हैं, यानी नंबर ऑफ रो वहां पर मैंडेटरी होगी। और 3 डायमेंशनल एरे ले तो 3 डायमेंशनल एरे में आपको क्या मैंडेटरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो चूंकि आप यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल एरे के केस में आपको रो भी मेंशन करना पड़ेगा, कॉलम भी मेंशन कराना पड़ेगा। ये आपका तो ये 2 फील्ड आपके मैंडेटरी हो जाएंगे, ये आपका ऑप्शनल है। आप इसको डिफाइन कर भी सकते हैं और उसको डिफाइन नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप 3 डायमेंशनल एरे यूज कर रहे हैं और रो मेजर ऑर्डर को यूज कर रहे हैं, या मान लीजिए सी लैंग्वेज का आप बात करें तो सी लैंग्वेज रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करती है, तो 3 डायमेंशनल एरे के केस में आपको ये फील्ड और ये फील्ड मेंशन करना पड़ेगा। ये फील्ड आपका ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि जब आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशंस पता होंगी तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर आपके कितने एरे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रो वाइज स्टोर कराएंगे और यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉलम वाइज स्टोर होगा। देखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा गया है A50,150 की लोकेशन मान लीजिए क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका रो इन्फॉर्मेशन देगा और ये आपको कॉलम इन्फॉर्मेशन देगा। तो रो का लोअर बाउंड हो जाएगा आपका 0, रो का अपर बाउंड हो जाएगा 100, कॉलम का लोअर बाउंड 100 हो जाएगा और कॉलम का अपर बाउंड हो जाएगा 250। यानी हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो आपका हो जाएगी 100 - 0 + 1 यानी 101 टोटल आपकी यहाँ पर रो होंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे 250 - 100 + 1। साइज ऑफ एन एलिमेंट आपका 10 गिवन है, यानी 10 बाइट का आपका एक एलिमेंट का साइज है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बेस एड्रेस को लिखते हैं। तो बेस एड्रेस हो जाएगा आपका 0 प्लस, अब 150 वाले कॉलम तक पहुंचने के लिए हमें कितने कॉलम क्रॉस करने पड़ेंगे। तो कॉलम्स हो जाएंगे 150 माइनस कॉलम लोअर बाउंड 100। अब एक कॉलम को क्रॉस करने का मतलब ये है कि आपका एनआर के इक्वल एलिमेंट्स को क्रॉस करना, यानी 101 एलिमेंट, यानी टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा 150th कॉलम तक पहुंचने के लिए। अब 150 वाला कॉलम में हमें कितना अंदर जाना पड़ेगा, ये हमें ये वाली इंफॉर्मेशन से पता लगेगा। यानी उस कॉलम में हमें 50 माइनस रो लोअर बाउंड, यानी इतना उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा और यानी टोटल हमें इतने एलिमेंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब एक एलिमेंट का साइज है 10 बाइट, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे आंसर यहां पर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगी × 10 आंसर आ जाएगा। यानी इस लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो ये हो जाएगा। नोट कीजिए कि रो मेजर ऑर्डर के केस में भी आपके पास एक फॉर्मूला था AIJ पर जाने के लिए और कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में भी आपके पास फॉर्मूला है AIJ पर जाने के लिए। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है एलिमेंट को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, तो रो मेजर ऑर्डर के केस में आपके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लगा करके आप डायरेक्टली AIJ वाली लोकेशन पर जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लगा करके आप इसकी लोकेशन पर जा सकते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो फॉर्मूला लगा करके एक कांस्टेंट टाइम में आप डायरेक्टली इसकी लोकेशन पर जा सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम मेजर ऑर्डर में भी आपके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लगा करके आप एक कांस्टेंट टाइम में यहां पर जा सकते हैं। यानी इस एलिमेंट को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, आपको एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो θ टाइम लगेगा इस एलिमेंट पर जाने के लिए आपको। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, रो मेजर ऑर्डर के केस में भी फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में भी फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। उस फॉर्मूले आप वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्टली आप उस लोकेशन पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो फॉर्मूला से आंसर कैलकुलेट करने में आपको एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो विद इन ए कांस्टेंट टाइम आप उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टाइम लगेगा AIJ को एक्सेस करने में। रो मेजर ऑर्डर के केस में भी कांस्टेंट टाइम लगेगा और कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में भी कांस्टेंट टाइम लगेगा।